नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षाओं में हमने भारतीय संसद के गठन, उसके सदस्यों की योग्यताएं व निर्योग्यताएं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम भारतीय संसद का एक सदन राज्यसभा के बारे में अध्ययन करेंगे कि राज्यसभा का गठन कैसे होता है तथा वे कैसे चलती है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, इसके बारे में। तो राज्यसभा का उल्लेख, इसके गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में देखने को मिलता है। राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में देखने को मिलता है। 80 में इसके उल्लेख कर रखा है राज्यसभा के गठन का। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। कौन सा सदन है? उच्च सदन है, स्थायी सदन है तथा राज्यों का सदन है। राज्यों का सदन है तथा इसको उच्च सदन भी के साथ साथ द्वितीय सदन भी कहते हैं। द्वितीय सदन है। तो राज्यसभा के पूछ ले कि और कौन कौन से नाम से जाना जाता है, तो उसको उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है, राज्यों के सदन के नाम से जाना जाता है, द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत होता है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इसकी कुल सदस्य संख्या, इसके कुल सदस्य संख्या कितनी होगी? 250 हो सकती है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। इसमें से 12 सदस्य, कितने सदस्य? 12 सदस्य। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, नाम निर्देशित या मनोनीत करता है, जो कि साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हैं। तो किन क्षेत्रों के अंदर ज्ञान रखने वाले सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो उसके अंदर है एक तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के अंदर विशेष ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को वे राज्यसभा में मनोनीत करता है, नाम निर्देशित करता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशन व्यक्तियों का प्रावधान है, वे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अंदर राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति के नाम निर्देशन या मनोनयन का जो सिद्धांत है वह किस देश से लिया गया है? आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। शेष जो 238 सदस्य बचते हैं, क्योंकि 250 में से माइनस कर देते हैं 12, तो कितने बचेंगे? 238 सदस्य। ये 38 सदस्य भारत के जो राज्य है तथा जो संघ राज्य क्षेत्र है उनके द्वारा उनमें से निर्वाचित होते हैं। आगे हम जब देखते हैं, यद्यपि वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है, अधिकतम कितनी हो सकती है? 250। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में टोटल सदस्य जो है वे 245 निश्चित किए गए हैं। इन 245 में से 229 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं। सदस्य विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होते हैं। तो राज्यों से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? 229 और 4 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से, संघ शासित राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। तो 229 राज्यों से, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 245 सदस्य वर्तमान के अंदर है। वर्तमान में कितने सदस्य है? 245। 229 राज्यों से, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं।
ये जो स्थानों का आवंटन है, राज्यों क्षेत्रों में स्थानों का जो आवंटन है वह भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में दे रखा है? 4थी अनुसूची में दे रखा है। भारतीय संविधान के अंदर टोटल 12 जो अनुसूचियां है उनमें से जो 4थी अनुसूची है उसके अंदर राज्य सभा के अंदर राज्यों द्वारा निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या का बताया हुआ है। किस अनुसूची में? 4थी अनुसूची में। और जो ये संख्या है कि किस राज्य में कितने सदस्य होंगे, ये किसके आधार पर बनाया हुआ है? जनसंख्या के आधार पर। प्रत्येक राज्य की जनसंख्या है उसके आधार पर उसको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है उसका प्रतिनिधित्व भी ज़्यादा है। अगर हम देखते हैं राज्यसभा के अंदर सदस्यों को प्रतिनिधित्व है, जो उत्तर प्रदेश जो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है तो उससे सर्वाधिक सदस्य निर्वाचित होते हैं, वो होते हैं 31। उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य राज्यसभा के निर्वाचित होते हैं? 31। वहीं जो गोवा, मणिपुर, मेघालय इनकी जनसंख्या बहुत ही कम है। अनेक ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनमें से सिर्फ एक सदस्य निर्वाचित होते हैं, क्योंकि इन छोटे छोटे राज्यों की जनसंख्या क्या है? कम है। राजस्थान से राज्यसभा के टोटल 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं। महत्वपूर्ण है, याद कर लेना। हमारा राज्य राजस्थान से राज्यसभा के 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं। जबकि संघ शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो हम केवल दिल्ली और पुडुचेरी दो ही केंद्र शासित प्रदेश संघ शासित प्रदेशों से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। इनको ही प्रतिनिधित्व प्राप्त है, शेष को नहीं। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। अभी जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर, जम्मू की जगह कश्मीर, जो कश्मीर, उसको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है, क्योंकि जो राज्य के रूप में जो जम्मू कश्मीर को प्रतिनिधित्व प्राप्त था उसको केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू बना है, कश्मीर बना है और लद्दाख जो बना है उनको उसकी जगह पे प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस प्रकार जो अमेरिका के अंदर हम कांग्रेस का जो उच्च सदन सीनेट है, अमेरिका के अंदर 2 सदन है, उसके अंदर जो उच्च सदन राज्यों का सदन वहाँ पर है उसका नाम है सीनेट। वहाँ पर समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। वहाँ पर सभी राज्यों को, अमेरिकी सभी राज्यों को सीनेट के अंदर 2-2 सदस्य भेजने का अधिकार होता है, निर्वाचित करने का अधिकार होता है। उनमें सब में समानता है, जबकि भारत के अंदर ये जनसंख्या के आधार पर असमान प्रतिनिधित्व है। भारत में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं हम राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। इनका निर्वाचन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में ही दे रखा है कि इनका निर्वाचन कैसे होगा। तो संविधान के अनुसार राज्यसभा का सदस्य जो है उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब है कि जो चुनाव की एक नई पद्धति है जिसके अंदर वरीयता क्रम से मत दिए जाते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति जिसके अंदर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई जाती है, उसके अंदर जो विधानसभा के जो सदस्य है वो मत देकर चुनाव करते हैं। तो विधानसभा के सदस्य वोट देते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि हमारे द्वारा चुने हुए जो विधानसभा के सदस्य है वे इनको चुनते हैं। तो इसका मतलब है इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे कि हम राजस्थान का उदाहरण लेते हैं, राजस्थान से राज्यसभा के जो 10 सदस्य चुने जाते हैं, कितने सदस्य? 10। इनमें से अगर 4 सदस्य या 3 सदस्य का निर्वाचन होना है तो निर्वाचन में राज्यसभा के जो विधानसभा के 200 विधायक है, राजस्थान विधानसभा के कितने विधायक है? 200 विधायक है। वे 200 विधायक मिलकर राज्यसभा के चुनाव के लिए हाल ही में 2 संशोधन हुए हैं। तो 200 विधायक है वो मिलकर किनको, जो राज्यसभा से चुने जाने वाले राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। राज्यसभा के चुनाव को लेकर अभी 2 संशोधन हुए हैं।
क्या संशोधन हुए कि प्रत्याशी के लिए उस राज्य के निवासी होने की जो शर्त है कि वो उस राज्य का निवासी हो, उसकी शर्त का निवारण किया गया है। और ये कहा गया कि राज्यसभा के चुनाव के अंदर खड़े होने वाले प्रत्याशी को भारत के किसी भी राज्य का निवासी होता है, वह किसी भी राज्य के लिए चुनाव लड़ सकता है। दूसरा, जो मतदान की पद्धति गुप्त थी, गुप्त मतदान की जगह खुली मतदान प्रणाली को अपनाया गया है। राज्यसभा के निर्वाचन करने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग को है। राज्यसभा का चुनाव कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। आगे देखते हैं हम राज्यसभा की अवधि, इसका कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल, तो राज्यसभा के कार्यकाल की बात करते हैं तो पहली बात ये एक स्थायी सदन है, एक स्थायी सदन है। ये कभी समाप्त नहीं हुआ, जब से ये बना है तब से लगातार चला आ रहा है। जैसे हम लोकसभा की बात करते हैं तो वो स्थायी सदन नहीं है, वो एक अस्थायी सदन है। अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, इसका मतलब एक एक करके लोकसभा समाप्त होती है और नई लोकसभा बनती है। जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन, ये कभी भी भंग नहीं होता है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि निर्धारित नहीं की गई थी। जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें राज्यसभा के कार्यकाल कितना होगा उसके बारे में, उसके सदस्यों के बारे में, कितने समय तक वो पद पर बने रहेंगे उसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं था। इसके बाद में संसद ने एक कानून बनाया था, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल 6 वर्ष तय किया गया। तो कितना कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा स्वयं जो सदन है वो एक स्थायी सदन है, वे कभी भंग नहीं होता है। तो 6 वर्ष तय किया। व्यवस्था ऐसी स्थापित की गई कि प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात राज्यसभा में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण हो जाए, जिनके स्थान पे पुनः 6 वर्ष के लिए सदस्यों का निर्वाचन होता रहे। पुनः निर्वाचित होने के लिए कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की गई है। इसका मतलब प्रत्येक 2 साल बाद में 1/3 सदस्य वापस चुनकर आते रहते हैं, इसलिए रूप से वे लगातार चलता रहता है सदन अनर्थ रूप से, और कभी ये भंग नहीं होता है। आगे देखते हैं हम राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होंगे उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में कर रखा है। संविधान के अनुच्छेद 64 व 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कैसे होता है? पदेन सभापति होता है। पदेन का मतलब है इसको राज्यसभा के जो सदस्य है वे अपने अध्यक्ष को चुनते नहीं है, उनके लिए एक विशेष पद ऐसा बना रखा है उपराष्ट्रपति का, जो स्वतः ही उसका सभापति माना जाता है। पद से ही माना गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। यद्यपि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी उसका सभापति है। अनुच्छेद 89 के अनुसार सभापति के अतिरिक्त राज्यसभा में एक उपसभापति होता है। तो एक जो सभापति है वो तो उपराष्ट्रपति होता है, उसके बाद में एक उपसभापति होता है, उसका निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक का करते हैं। इसी तरह राज्यसभा के सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उपसभापति सदन का सदस्य होता है, क्योंकि उपसभापति का चुनाव है राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक का करता है। तो इस प्रकार उपसभापति है वह सदन का सदस्य होता है, जबकि उपराष्ट्रपति जो इस सदन का सभापति होता है वह इस सदन का सदस्य नहीं होता है। जब उपराष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा सदन में अनुपस्थित रहता है तो उपसभापति सदन की कार्रवाई को संचालित करवाता है। आगे देखते हैं, अब आता है लोकसभा का गठन। हमने राज्यसभा का गठन देखा, उसके सदस्य कितने होते हैं, उसके पदाधिकारी कौन होते हैं, उसके कार्यकाल कितना होता है। अब हम आगे लोकसभा के गठन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लोकसभा का जो गठन है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। कौन से अनुच्छेद में है? 81 में, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि लोकसभा गठन कैसे होगा। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। किस सदन है? निम्न, क्योंकि उच्च सदन कौन सा था? राज्यसभा। लोकप्रिय सदन है क्योंकि इसके अंदर सीधे जनता द्वारा चुने हुए सदस्य कार्य करते हैं, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार हुआ, 81 के अनुसार हुआ। तो ये निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, प्रथम सदन है, अस्थायी सदन है। तो इसके अन्य नाम कौन कौन से? निम्न सदन, प्रथम सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार होता है। प्रारंभ में लोकसभा के कुल सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई। जब संविधान बना उस समय लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी तय हुई? 500। इसके बाद 1956 में 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। हम जानते हैं राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? 1956 में, और इसके सदस्य संख्या 520 एवं बाद में और बढ़ाकर इसको 525 निर्धारित की गई। 31वें संविधान संशोधन 1974, 31वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 552 निर्धारित की गई। कितने? 552। 104वां संविधान संशोधन जो अभी हाल ही में हुआ है, संविधान संशोधन 2019 के अंदर जो हुआ, लोकसभा के अंदर जो 2 एंग्लो इंडियन के मनोनयन का प्रावधान था कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करेंगे, प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। तो अब लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 550। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हमने कितनी पढ़ी? 250। याद कर लेना, लोकसभा में अभी वर्तमान में अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। निर्धारित किए जिनमें 530 सदस्य विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होंगे, 530 विभिन्न राज्यों से, और 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से, केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होंगे। जो पहले 552 थी उसके अंदर 2 सदस्य थे, वे एंग्लो इंडियन मनोनयन का प्रावधान था, उसको अब समाप्त कर दिया गया है। तो अब 552 ही शेष रहा है, 2 एंग्लो इंडियन के मनोनयन का प्रावधान अब समाप्त हो गया। कौन सा संविधान संशोधन? 104वें संविधान संशोधन के तहत, जो हाल ही में 2019 में ही मोदी सरकार द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं हम। लेकिन वास्तव में वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 है। टोटल 550 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 543 सदस्य संख्या ही है, जिनमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों से एवं 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। राज्यों से 530 होते हैं, लेकिन संघ शासित प्रदेशों से जो 20 अधिकतम तय की गई, उनके स्थान पर 13 ही निर्वाचित होते हैं। तो 543 ही वर्तमान में भारत के अंदर लोकसभा के सदस्य है। विभिन्न राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर है। लोकसभा में भी किसके आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व भी ज़्यादा है। यही कारण है कि जो अकेला उत्तर प्रदेश से ही कितने 80 सदस्य है, 80 सदस्य है। महाराष्ट्र से 48 सदस्य निर्वाचित होते हैं। वहीं राजस्थान से कितने होते हैं? 25 सदस्य निर्वाचित होते हैं।
राज्य लोकसभा के अंदर राजस्थान से 25 सदस्य निर्वाचित होते हैं, राज्यसभा में 10 सदस्य निर्वाचित राजस्थान से होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग का गठन का प्रावधान है। परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 82 में 82वें अनुच्छेद के अंदर है, जिसके अनुसार प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर, जब भी जनगणना होती है उस जनगणना के बाद में राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन का और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः निर्धारण किया जाएगा। क्योंकि प्रत्येक जनगणना के बाद में क्या होता है, जनसंख्या किसी राज्य की कम हो जाती है, किसी की ज़्यादा हो जाती है, इसलिए परिसीमन दोबारा किया जाता है, जिसके आधार पर वापस संख्या निर्धारित की जाती है और एक निर्वाचन क्षेत्र का पुनः निर्धारण होता है। जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से अब यह देखा गया कि अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो प्रतिनिधित्व ज़्यादा होता है। तो जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगी? सब राज्य अपनी अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लग जाएंगे। तो जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 2026 तक यथावत रहेगी। यानी 2026 तक सबको जनसंख्या नियंत्रित करनी है, किसी को जनसंख्या नहीं बढ़ानी है, और लोकसभा में जो सदस्य संख्या है वो स्थायी रूप से 2026 तक वर्तमान में जो है वही रहेगी। आगे देखते हैं हम लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट वयस्क मताधिकार के रूप में। किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। यानी वयस्क मताधिकार एक निश्चित आयु भारत के अंदर तय की गई, वो कितनी कर रखी है अभी वर्तमान में? 18 वर्ष। पहले ये कितनी थी? 21 वर्ष। कब की गई ये 18 वर्ष? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में। अनुच्छेद 326 के अनुसार 18 वर्ष या अधिक उम्र के वयस्क नागरिकों का जिनको मतदान सूची में पंजीकरण कर रखा है वे मतदान द्वारा लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। 18 वर्ष होने के साथ साथ उसका कहाँ नाम होना चाहिए? मतदाता सूची में पंजीकरण होना चाहिए। अगर 50 साल का भी है लेकिन मतदाता सूची में नाम नहीं है तो वोट नहीं दे सकता है वो। विभिन्न राजनीतिक दल प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशियों को खड़ा करते हैं, साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को उस लोकसभा क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हैं तथा जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं वह निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार इसमें कोई निश्चित मत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है कि लोकसभा के अंदर कोई भी उम्मीदवार होता है उसको विजय होने के लिए कुल कितने मत चाहिए ये निश्चित नहीं है। अब समझ लो कोई निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ पर टोटल 225 वोट है। 225 वोट है तो इसका आधा होता है लगभग 112.13। तो जरूरी नहीं है 113 वोट उसको मिले तो ही वो निर्वाचित होगा। अगर उम्मीदवार अधिक है तो सबसे अधिक जो जिसे मत प्राप्त होंगे वही विजय होगा। जैसे कि इसके अंदर समझ लो कि 5 कैंडिडेट खड़े होंगे, एक को 90 मिल गए, दूसरे को 80, एक को 75, ऐसे कम कम वोट मिले तो सबसे ज़्यादा जो 90 जिसको मिले वह निर्वाचित घोषित किया जाता है। आगे देखते हैं हम भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 334 है के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति SC व अनुसूचित जनजाति ST के लिए स्थानों का आरक्षण है। यानी कि लोकसभा में SC व ST वर्ग को आरक्षण दिया हुआ है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 334 में। वो कितना आरक्षण है? वर्तमान में अनुसूचित जाति SC
के लिए 84 स्थान आरक्षित है, वे अनुसूचित जनजाति ST के लिए 47 स्थान आरक्षित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत लोकसभा में SC व ST को आरक्षण का प्रावधान कर रखा है। SC के लिए 84 सदस्य व ST के लिए 47 सदस्यों का आरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान द्वारा की गई है। आगे देखते हैं हम लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से, जब लोकसभा की प्रथम बैठक प्रारंभ होती है, से 5 वर्ष होगा। 5 वर्ष की समाप्ति पर लोकसभा स्वतः ही समाप्त भंग समझी जाएगी। लेकिन अनुच्छेद 85 में 85 के अनुसार राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है। तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लोकसभा को भंग करता है। ऐसे ही नहीं कि मनमर्जी हुई लोकसभा को राष्ट्रपति भंग करते। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है और नए चुनाव होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर आपातकाल देश में लागू है, चुनाव कराने की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो लोकसभा के कार्यकाल को संविधान संशोधन करके एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1976-77 के अंदर जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा था और देश के अंदर आपातकाल की व्यवस्था थी, आपातकाल लगा हुआ था, तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो कार्यकाल बढ़ाया गया। कब बढ़ाया गया? 1976-77 में सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। बाद में पहली लोकसभा का गठन अप्रैल 1952 में हुआ। तो पहली लोकसभा भारत में कब बनी? 1952 के अंदर बनी थी। प्रथम लोकसभा कब गठित हुई? अप्रैल 1952 में। जबकि वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है वह 17वीं लोकसभा कार्यरत है, जिसका गठन 2019 में हुआ था। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा वर्तमान के अंदर चल रही है। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 अप्रैल के अंदर प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। आगे देखते हैं लोकसभा का अध्यक्ष व इसके उपाध्यक्ष। तो संविधान के अनुच्छेद 93 में, किसमें? 93 में लोकसभा यथाशीघ्र, जैसे ही लोकसभा का गठन होता है, यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को, अपने में से ही 2 सदस्यों को, एक को लोकसभा का अध्यक्ष और एक को लोकसभा का उपाध्यक्ष को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। जब इनको चुन लिया जाता है तो अध्यक्ष है वे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंप सकते हैं। अगर अध्यक्ष चाहे तो अपना त्यागपत्र वापस किसको दे सकता है? उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है। लोकसभा में तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाया जा सकता है और लोकसभा वापस अपने सदस्य जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए थे उनको उनके पद से वापस भी बहुमत द्वारा पारित विधेयक के द्वारा उनको हटा सकती है। लेकिन ऐसा प्रस्ताव लाने के लिए जब उनको हटाना हो तो उनको हटाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले उनको सूचना देनी होती है कि इस प्रकार का प्रस्ताव हम आपके खिलाफ लेकर आ रहे हैं। अध्यक्ष सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। अध्यक्ष क्या करता है? लोकसभा का कार्रवाई को संचालित करता है। कौन करता है? अध्यक्ष। वह सदस्य को बोलने का समय देता है कि कौन सा सदस्य कब कितने समय तक बोलेगा, ये तय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। कोई भी विषय जिस सदन में मतदान के लिए रखा गया है उस पर मतदान कौन करवाता है? उसका अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष करवाता है। कोई भी विधेयक, कानून अगर लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया गया उस पर वोटिंग होनी है तो उस पर वोटिंग करवाएगा कौन? लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, पीठासीन जो अधिकारी होगा वह करवाता है, उस पर मतदान करवाता है। प्रथमतः वह अपने मत का प्रयोग नहीं करता है। जब मतदान होता है तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो वोट नहीं देता है। लेकिन
जब दोनों ही तरफ पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट आ जाए और निर्णायक वोट देने की जरूरत होती है कि अब तो वोट दोगे तो ही किसी के पक्ष या विपक्ष में फैसला होगा, उस समय निर्णायक वोट लोकसभा का अध्यक्ष देता है, नहीं तो लोकसभा का अध्यक्ष वो मत नहीं देता है। आगे देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो वह सत्र को स्थगित करने का अधिकार रखता है। अगर लोकसभा की कार्रवाई चल रही है, सत्र चल रहा है और 1 दिन की या 2 दिन का बीच में रेस्ट करवाना है, समय रात्रिकालीन रेस्ट करवाना है, तो उस समय सत्र को स्थगित करना होता है, सदन की कार्रवाई को रोकना होता है, तो उसका स्थगन करने का अधिकार किसको है? लोकसभा के अध्यक्ष को है। जबकि लोकसभा के सत्र को आहूत करने का और उसको समाप्त करने का, अवसान करने का अधिकार है वे राष्ट्रपति के पास होता है। अर्थात स्पीकर मतलब लोकसभा का अध्यक्ष सदन की बैठक को कुछ समय अथवा कुछ दिनों के लिए, कुछ समय तथा कुछ दिनों के लिए स्थगित कर सकता है। हालांकि उसको सत्रावसान यानी सत्र को समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के प्राप्त होता है। जो सदन का अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, वे दल बदल के आधार पर, दल बदल जो कानून बना हुआ है के आधार पर किसी सदस्य की निर्योग्यता के बारे में फैसला लेता है। कोई भी सदस्य अगर दल को बदल करता है, अपने दल से को छोड़ के किसी दूसरे दल में जाता है, तो इस आधार पर लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उसकी सदस्यता निरस्त करने का अधिकार रखता है। संविधान के अनुच्छेद 110 110 के तहत अध्यक्ष को यह भी अधिकार प्राप्त होता है कि यदि प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो वह विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। लोकसभा का अध्यक्ष का फैसला अंतिम माना जाता है। स्वतंत्र भारत के आज़ाद होने के बाद में प्रथम जो लोकसभा गठित हुई उसका अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जबकि उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। तो प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर और प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। आगे देखते हैं संसद के कार्य, ये हम कल देखेंगे कि संसद के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। नमस्कार।